आज की कहानी है बड़ी बहू। गहरे ख्वाबों की दुनिया से अचानक ही रोहिणी की आंखें खुल गई और तुरंत ही उसने घड़ी की तरफ देखा। अरे अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं। अभी वक्त है, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। और अगर टाइम से नींद ना खुली तो, अगर ये सपना सच हो गया तो? नहीं, बड़ी बातें सुननी पड़ेगी घर वालों से। ऊपर से ये मेरा ससुराल है, कोई गलती नहीं कर सकती हूँ, पर करूँ क्या? शादी की हर रस्म निभाते निभाते बहुत थक गई हूँ और देर रात से सोई भी, तो नींद भी बहुत आ रही है। क्या करूँ? जग ही जाती हूँ, लेट होने की गलती नहीं कर सकती। ये सोचकर रोहिणी वक्त से पहले ही उठकर नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चल पड़ती है। रोहिणी एक गरीब परिवार से है। इसके पिता ने अपने दोस्त लाल राम के यहाँ रोहिणी को भेज दिया था, क्योंकि वो बहुत बीमार था और रोहिणी की माँ बहुत पहले ही चल बसी थी और रोहिणी का कोई भाई या बहन भी नहीं थी। इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त के पास अपनी बेटी को भेज दिया, जिससे रोहिणी के आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके। लालमन बहुत ही पैसे वाला और अच्छा इंसान था, इसलिए उसे अपने दोस्त की बेटी को अपने साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर इस बात से लालमन की धर्मपत्नी खुश नहीं थी, जिसका नाम रेखा था। वो बहुत ही स्वार्थी थी। उनको रोहिणी एक बोझ लगती थी, जो बिना काम धाम के उनके टुकड़ों पर पल रही थी। उनका एक छोटा बेटा था, जो इसी साल 12वीं पास कर कॉलेज में प्रवेश किया था, और एक बेटी थी, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली थी, जो अभी 9वीं पास करके 10वीं में गई थी। और इनका सबसे बड़ा बेटा था रमन, जो अपने पिताजी के कारोबार में हाथ बटाता था। एक दादी भी थी, जो रोहिणी को बहुत मानती थी, क्योंकि रोहिणी को ही दादी जी की पूरी सेवा का काम सौंपा गया था, और जो रोहिणी बड़ा ही मन लगाकर करती थी। रोहिणी ने तो इस घर को ही अपना घर मान लिया था, पर ये घर रोहिणी को अपना नहीं मान पा रहा था। अब बात करते हैं रोहिणी की शादी किससे, कब और कैसे हुई। तो रोहिणी की शादी लालमन के बड़े बेटे रमन से हुई। अब ये तो पता चल गया कि रोहिणी की शादी किससे हुई, कब और कैसे, ये जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। रोहिणी का बहू बनने का पहला दिन वो इतनी डरी हुई थी कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। उसकी ये शादी बहुत ही मुश्किलों से हुई थी। उसके लिए एक एक कदम जैसे अंगारों पर चलने जैसा था। रोहिणी को इस घर में रहते अब 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था, पर यह घर है कि रोहिणी को आज भी घर से निकालना ही चाहता था। वैसे देखा जाए तो सिर्फ रोहिणी की ही नहीं, हम जैसे कई औरतों या लड़कियों के साथ ससुराल के नए दिनों में होता ही है। हर एक बात के लिए सभी से इजाज़त लेना, कोई भी काम बिना पूछे ना करना, खाना भी सबके खाने के बाद खाना, काम तो ऐसे करना पूरे घर के जैसे आप बहू नहीं एक काम वाली हो। और इतना अच्छे करने के बाद भी अगर आपसे बस एक गलती हो जाए तो पूरा ससुराल आप पर बादलों की तरह गरज और बरस दोनों ही पड़ते हैं। पर यहाँ तो रोहिणी सिर्फ बहू नहीं थी, बिन बुलाई मेहमान थी, जिसके आने से सबसे ज़्यादा तकलीफ लालमन की धर्मपत्नी रेखा को थी। जैसे ही रोहिणी इस घर पर कदम रखी, वैसे ही रेखा का ताना मारना शुरू, और ऊपर से उसका सामान बाहर फेंक दिया। रोहिणी बहुत ही शांत और थोड़ा सहमी हुई लड़की थी, और अगर तेज होती भी तो क्या कर लेती, क्योंकि जब अपने चारों ओर मजबूरी के काले बादल छा जाते हैं तो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से तो ये लोग रोहिणी के सिर पर छत दे रहे थे, तो भला रोहिणी इनको कैसे कह सकती थी। लालमन काम के सिलसिले से ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहता था, और उसका यहाँ का काम उसका बड़ा बेटा देखता था। लालमन का छोटा बेटा और बेटी घमंडी स्वभाव के थे। वे भी रोहिणी को अपनी माँ की तरह नापसंद करते थे, लेकिन उसका बड़ा बेटा रमन बहुत ही दयालु था। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसकी माँ और भाई कोई भी रोहिणी को पसंद नहीं करता था, बस मानती थी तो उसकी दादी। रोहिणी का सबसे अच्छा वक्त दादी के पास ही बीतता था। वो उनकी सेवा करती, उनको वक्त से दवाई देती, वो जो कहती उनकी हर बात मानती। रोहिणी और दादी के बीच रहेली जैसा रिश्ता बन गया था, और रमन भी ये बात बहुत अच्छे से समझता था, और उसे खुशी भी होती थी
क्योंकि वो जानता था कि रोहिणी की मासूमियत का फ़ायदा पूरा घर उठाता था। रमन की माँ रोहिणी पर हाथ भी उठाती थी। उसके हाथों को जला देना, जानवरों की तरह पीटना, खाना न देना और ना जाने कैसे कैसे उसे चोट पहुंचाती थी। और रोहिणी चुपचाप बस सहती और आंसू बहाती रहती थी। फिर भी अपने सारे फर्ज निभाती रही। उसकी चाहत तो थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, जिससे अपना और अपने परिवार का आने वाला कल बना सके। पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को रोहिणी के घर आने से। आखिर क्यों रेखा के बड़े बेटे रमन को अपनी ही माँ के खिलाफ जाकर एक बाहर से आई हुई कुछ दिनों की लड़की से शादी करनी पड़ी। जब रोहिणी यहाँ आई तो बहुत से अरमान लेकर आई थी कि शायद उसे यहाँ परिवार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके पिता अपने दोस्त लालमन के बारे में उसे बताया था कि भी बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने हमेशा मेरी मदद की है। आज भी वो मेरी तबीयत के बारे में जानकर तुम्हें खुशी खुशी अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखेगा। पर रोहिणी के साथ सब उल्टा हुआ। रोहिणी से सारा दिन मजदूरों की तरह काम करवाना और एक छोटी सी गलती होने पर रेखा का उसे जानवरों की तरह पीटना। कभी तो रोहिणी को खाना भी उसके बच्चे द्वारा छोड़ा हुआ मिलता था, तो कभी कभी भूखे पेट ही उसे सोना पड़ता था। जब कभी लालमन घर आता तो रेखा के हाव भाव ही रोहिणी के लिए बदल जाते थे और लालमन के जाते ही वो फिर रोहिणी पर जुल्म ढाने लगती थी। रेखा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी सास मतलब कि दादी रोहिणी को बहुत मानती थी, और अगर दादी के सामने कोई कुछ भी रोहिणी को कुछ भी कहती तो दादी उसकी खटिया खड़ी कर देती थी। कहीं दादी लालमन को सब सच न बता दे, इसलिए कहीं न कहीं रेखा भी इस बात से डरती थी। पर रोहिणी पर जुल्म करने से बिल्कुल नहीं डरती थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द ये मुसीबत इस घर से बाहर हो जाए। इसलिए वो रोहिणी की शादी के पीछे लग गई कि कैसे भी करके इसकी शादी हो जाए और हमारा इससे पीछा छूटे। पर वो साथ में ही चाहती थी कि रोहिणी की शादी में वो एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक लड़की की शादी में कितना खर्च होता है ये सब बड़े अच्छे से जानते हैं, और रेखा भी बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो किसी भी लड़के के साथ रोहिणी की शादी करना चाहती थी। आए दिन किसी न किसी को पकड़ कर लाती और उससे रोहिणी की शादी की बात करने लगती। रोहिणी ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला देती, पर अंदर ही अंदर बहुत रोती। ये मजबूरी दादी बहुत अच्छे से समझती थी, पर आखिर दादी भी तो अब उम्र से बूढ़ी हो चुकी थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। और रोहिणी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रेखा के खिलाफ जा सके। पर रोहिणी के साथ अब एक ऐसा रिश्ता जुड़ने जा रहा था जो उसकी ज़िंदगी को रमन की तरफ ले जाने वाला था। रोहिणी रोज की तरह घर का सारा काम करके दादी की सेवा में लगी हुई थी कि तभी एक आदमी घर पर आया। रोहिणी ने उसे अंदर बुलाकर बैठने को कहा। तभी रेखा आ गई। अरे आप आ गए, आपके ही इंतजार में बैठी हुई थी। स्वागत है आपका। इतने में रेखा ने मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता बनाने के लिए कहा। कुछ देर तक आदमी और रेखा बात करते रहे। फिर जब रोहिणी बाहर आई तो रेखा ने रोहिणी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो कैसी लगी बन्ना सा आपकी होने वाली पत्नी। रोहिणी ने जो ही उस आदमी की तरफ देखा, उसके हाथों से चाय और नाश्ते की ट्रे गिर गई और वो घबरा गई, इतनी कि उसके आंसू गिरने लगे। तभी रेखा गुस्से से उठी और वहीं पर रोहिणी को बहुत बुरी तरह पीटने लगी, और जब पीट कर मन भर गया तो खरी खोटी सुनाने लगी। तभी अचानक से रमन आ गया। अब देखते हैं कि क्या रमन ने जो भी हुआ वो उसने देखा या नहीं, और अगर देखा तो ये जानकर कि अपनी माँ के खिलाफ जाकर रोहिणी का हाथ थामेगा या फिर वो रोहिणी की तरह चुप हो जाएगा। तभी रमन वहाँ आ जाता है, जो अपनी माँ को रोहिणी को मारते और डांटते देख लेता है। तभी तो थोड़ी तेज़ आवाज़ में अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं उस बेचारी के साथ। देखिए गर्म चाय की वजह से उसका हाथ भी जल गया है। और फिर रमन तुरंत रोहिणी का हाथ पकड़ लेता है। रेखा थोड़ी सहम जाती है रमन को देखकर। तब वो बात को संभालती हुई बोली, वही तो रमन में भी जब से इस लड़की को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस बात की जिद ये कर रही है वो मुमकिन नहीं है। तब रमन हैरानी से पूछता है, क्या ऐसा क्या चाह रही है ये।
तब वो रोहिणी की तरफ नज़र करता, पर रोहिणी को खुद तो पता नहीं था कि रमन की माँ अब क्या उसके खिलाफ बोलने वाली थी। तब उसकी माँ ने उसे बूढ़े आदमी की तरफ देखकर इशारा किया और रमन ने कहा कि इन्हें तो तू जानता है ना। तब रमन कहता है, हाँ माँ, ये तो पापा के साथ काम करते थे, बचपन से ही यहाँ आते जाते रहे हैं। पर क्यों, क्या हुआ? तब रेखा दिखावटी आंसू बहाते हुए कहती है कि ये लड़की इससे शादी करने की जिद कर रही है। तब रमन के साथ साथ रोहिणी खुद रेखा को आश्चर्य से देखने लगती है। फिर जब रमन रोहिणी की तरफ देखकर उससे इस बारे में पूछता है कि क्या ये सब सच है, क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो, तब पीछे से रेखा रोहिणी के हाथ को जोर से दबाकर धमकी देती है कि अगर उसने हाँ में जवाब नहीं दिया तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। ना चाहते हुए रोहिणी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसका मासूम सा चेहरा और बारिश की तरह बहती आंखें कुछ और ही कह रही थी। ये बात सुनते ही रमन को रोहिणी पर गुस्सा आ गया और वो उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। फिर रेखा ने रोहिणी को नीचे गिरी चाय साफ करने के लिए कहा और उस आदमी के साथ हंस हंस कर बातें करने लगी। कुछ दिनों में रेखा उस बूढ़े आदमी के साथ रोहिणी की शादी की तैयारी में जुट गई। यहाँ रमन रोहिणी के इस फैसले से बहुत नाराज था। उधर रोहिणी भी रो रो कर अपनी बुरी हालत कर रही थी, पर उसके अंदर रेखा का इतना डर था कि वो उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। पर वो हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करती थी, कैसे भी करके ये शादी रुक जाए। पर कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। पर रोहिणी ने तो यहाँ पर पूरी उम्मीद भगवान पर लगा रखी थी। अब सारी रस्मों का खर्चा तो रेखा करने वाली नहीं थी, इसलिए उसने पैसा बचाने के लिए मंदिर पर ही सब कुछ तय कर दिया था। इस शादी से लाल मन ने विरोध करने की कोशिश की, और जब रेखा ने इस शादी को रोहिणी की मर्जी बताई, जब रोहिणी ने भी इसमें हाँ कहा, तो सब फिर अपना मुंह चुप कर लिए। पर रमन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ना ही उसका मन ही मान रहा था कि रोहिणी की खुशी इस रिश्ते में हो सकती है। पर वो बिना किसी सबूत के ऊपर से अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता था। फिर आखिर बाद में ऐसा क्या हुआ जो रमन को अपनी माँ के खिलाफ होकर रोहिणी का हाथ थामना पड़ा। पर रोहिणी के अंदर ना तो इतना साहस था कि वो रेखा का विरोध कर सके और ना ही उसका कोई साथ देने वाला था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए मान गई। पर क्या सच में ये शादी होने वाली थी? यहाँ पर रेखा ने रोहिणी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी, पर रमन इस शादी को शुरू से ही पसंद नहीं कर रहा था। पर वो भी क्या कर सकता था, क्योंकि रोहिणी खुद अपना साथ नहीं दे पा रही थी, तो रमन अकेले क्या कर सकता था। फिर शादी का दिन आया। रोहिणी अपने कमरे में दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। तभी वहाँ रेखा आती है रोहिणी को मंडप में ले जाने के लिए। रोहिणी को दुल्हन की तरह तैयार देखकर रेखा उससे कहती है, कुछ भी कहो, तू लग बहुत अच्छी रही है। इतना सुनते ही रोहिणी रेखा के पैर पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है कि आंटी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी, पर प्लीज़ मेरी शादी इस आदमी से मत करवाओ। सिर्फ आप ही है जो इस शादी को रोक सकती हैं, प्लीज़ मुझ पर रहम करिए। तब रेखा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये शादी मैंने तय इसलिए करवाई है कि घर का कचरा जो भी तू है उसे बाहर फेंक सकूं, और मेरी मति मारी गई है जो मैं ये शादी रोकूंगी। चल अपने आंसू पोंछ और नीचे चल मेरे साथ, और खबरदार जो बाहर जाकर कोई नाटक किया तो। रेखा की धमकी से रोहिणी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सहमी सी चुपचाप रेखा के पीछे पीछे चल देती है। फिर वो मंडप की तरफ आने लगती है। तभी उस बूढ़े आदमी का दोस्त जो उसी उम्र का है, वो रोहिणी की सुंदरता को देखते ही उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हाथ तो बहुत लंबा मारा है तूने। बगल में खड़ा रमन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो ये सोचकर चुप रहता है कि आखिर रोहिणी की खुशी है इस शादी में, तो फिर चुप रहना ही सही होगा। फिर रोहिणी मंडप में आकर बैठ जाती है और उसने तुरंत ही रोहिणी का हाथ पकड़ा और मंडप से घर के अंदर की ओर ले जाने लगा। रमन की आंखों में जहां उसकी मां रेखा ने गुस्सा का उबाल देखा, तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी ने रमन की आंखों में अपने लिए प्यार का सैलाब देखा। उसी वक्त रोहिणी को इतनी खुशी हुई जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पर क्या रेखा जो रमन की माँ है, वो रमन के इस फैसले से खुश होंगे, क्योंकि उसके बेटे ने उसके खिलाफ पहला कदम उठा दिया था।
रोहिणी की शादी उस बूढ़े आदमी से तोड़कर अब देखते हैं अगले भाग में रेखा अपना अगला कदम क्या उठाएगी। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आ रही थी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।